नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी पंकज क्लासेस पर। मैं हूं पंकज और यह वीडियो ऑब्जेक्टिव जनरल नॉलेज सीरीज का चौथा वीडियो है। इसका लाभ लेने के लिए आप इसे ध्यान से और आखिर तक देखें और इसे दोहराएं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? समाजवाद वह टोपी है जो सुविधा अनुसार पहनी जा सकती है, यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? इसका नाम है CEM जोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, आगे देखते हैं। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित हो उल्लिखित है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह उक्त कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई भी व्यवधान उपस्थित न हो उल्लिखित है? यह है अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिसमें लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था? यह था 44वें संविधान संशोधन में। मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है और उसमें जोड़ा गया है समाजवादी शब्द, और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? देखिए इसमें क्या क्वेश्चन है, वह कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद पूछ रहा है जिसके प्रावधानों के अपवाद के स्वरूप भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि अलंकरण प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद है 18। अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत मतलब कोई भी आदमी अपने ऊपर राजाधिराज, महाराजाधिराज ऐसा टाइप का कोई उपाधि नहीं लगा सकता। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? नीदरलैंड में समुद्र से लिए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? लंदन टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? भारत की सर्वाधिक गहरी खान है कोलार की खान। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ये बेंगलोर में स्थित है। कोलार की खान काहे की खान है? ये सोने की खान है। किस घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? कौन सा ऐसा घास का मैदान है जो जहां का पंपास कहलाता है? ये अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? पुणे में। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? मचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? यह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? किस राज्य में सबसे ज्यादा नगर हैं? तो ये महाराष्ट्र में। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है। बृहद ज्वार किस समय आता है? बृहद ज्वार उस समय आता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में होते हैं। दक्षिण अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? ब्राजील। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर। बर्फ की सहायता से बने गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहते हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे, इसको कहते हैं इग्लू। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ
हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मून वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? यह है गरान या मैंग्रोव। गरान हिंदी में, अंग्रेजी में मैंग्रोव। ये सुंदरवन डेल्टा क्या है, वो वहाँ पे जो जंगल है वो मैंग्रोव जंगल ही है, सुंदरवन डेल्टा में जो जंगल है। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया? हूवर बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी भूभाग में स्थित है? वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिमी भू क्षेत्र में है? इसको कहते हैं जॉर्डन नदी के किनारे है। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर रेखा, 49वीं समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में माने जाने वाली 49वीं अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यह ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? यह है उत्तर प्रदेश की। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? कौन सा ऐसा देश है जहाँ ट्यूलिप की खेती की जाती है सबसे ज्यादा? तो की जाती है यहाँ नीदरलैंड में। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ पर की गई थी? भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कहाँ पर की और कब की गई थी? ये स्वतंत्रता के पहले ही किया गया था, 1902 में शिव समुद्रम में। जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? जोजिला दर्रा किनको किनको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के नागालैंड में पाई जाती है। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? भारत का एक राज्य मणिपुर किसकी सीमा पर स्थित है? यह है म्यांमार की सीमा पर स्थित। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है? मेघालय में। बंगाल विभजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ। उस समय शोक में गाया गया गीत एक स्वतंत्र देश का राष्ट्रगान बना। वह गीत कौन सा था? आमार सोनार बांग्ला। 1898 में भारत पधारी भगनी निवेदिता किस देश की थी? 1898 में भारत पधारी भगनी निवेदिता किस देश की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की किस महिला ने भारतीय नागरिकता ग्रहण की तथा यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था? आयरलैंड की कौन सी महिला थी जिसने भारतीय नागरिकता ग्रहण की थी और यहाँ के राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था? इसका नाम था एनी बेसेंट। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था? पहले किया गया था, ठीक है ना। मशहूर फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार को पाकिस्तान के किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह है निशान-ए-इम्तियाज, जिसको निशान-ए-पाकिस्तान भी कहते हैं। पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पंजाब नाइट्स ऑफ फॉल्सहुड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक हैं केपीएस गिल। अशोक चक्र क्या है? अशोक चक्र एक शांति काल में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अशोक चक्र शांति काल में दिया जाने वाला सम्मान है, इसका ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। इसी तरह की और वीडियो और सार संग्रह के पूरे संग्रह को आप अगर पढ़ना चाहते हैं, ये याद करना चाहते हैं, तो आई बटन पर क्लिक करके इसकी पूरी सीरीज को आप देख सकते हैं और ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया था? तृणमूल कांग्रेस का गठन किसने किया? यह है ममता बनर्जी। आजाद हिंद फौज के युद्ध गीत को भारतीय सेना के गीत के रूप में अंगीकार कर लिया गया है। यह गीत क्या है? आजाद हिंद फौज का युद्ध गीत है, ये ध्यान रखिएगा। इसका गीत है कदम कदम बढ़ाए जा। कथा सरित सागर के रचयिता कौन है? कथा सरित सागर के रचयिता हैं महाकवि सोमदेव। प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? प्रेम कविताओं के उत्कर्ष के रूप में गाने वाली कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? प्रसार भारती अधिनियम कब से लागू हुआ? 15 सितंबर 1997 से। 8 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 8 सितंबर को कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस के रूप में। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ है? कोयम्बटूर में। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली महिला थी नीरजा भानोत। डच गुयाना का नया नाम क्या है? डच गुयाना का नया नाम है सूरीनाम। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के राइटर कौन है? भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति की घटना का सजीव चित्रण करने वाली पुस्तक फ्रीडम एट मिडनाइट के राइटर कौन है? लैरी कॉलिंस तथा डोमिनिक लेपेरियर।
मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन को। भारत के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारत के स्वामित्व में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सितंबर 1964 ईस्वी में। राजनीति की रपटीली राहें किस प्रसिद्ध भारतीय राजनेता की कृति है? राजनीति की रपटीली राहें, ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी। किसी हॉल में ध्वनि स्रोत को बंद कर देने के बाद भी कुछ देर गूंज सुनाई देती है, इस गूंज को क्या कहते हैं? इस गूंज को कहते हैं अनुरणन, रिवर्बरेशन। नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो द बेल्ट किस शब्द किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट तथा हिटिंग ब्लो द बेल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यह है बॉक्सिंग से। पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम कहाँ है? सैंडी लॉज गोल्फ स्टेडियम है स्कॉटलैंड में। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का राष्ट्रीय खेल है बर्फ पर हॉकी यानी आइस हॉकी। भारत क्रिकेट में प्रथम विश्व चैंपियन कब बना और उस टीम का कप्तान कौन था? भारत पहली बार के चैंपियन कब बना? 1983 में। कपिल देव था उसका कप्तान और उस कप का उस समय नाम था प्रूडेंशियल कप। उस समय कप का नाम रहा करता था। देश की पहली महिला अंपायर कौन थी? देश की पहली महिला अंपायर थी अंजलि राय। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को। सबसे पहले सैफ खेल कहाँ आयोजित हुए? सबसे पहले सैफ खेल आयोजित कहाँ हुए थे? ये काठमांडू नेपाल में। युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए एकलव्य पुरस्कार किस राज्य में दिया जाता है? मध्य प्रदेश में। ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्यूस शब्द किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसके पहले कैरम को कभी अर्जुन पुरस्कार कैरम के खिलाड़ी को नहीं मिला, तो इसका नाम है एंथनी मारिया इरुपायम। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? आयरन शब्द है गोल्फ से। फुटबॉल के प्रख्यात खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? पेले को कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? ब्लैक पर्ल। खेलों में चाइनामैन शब्द किस खेल से संबंधित है? चाइनामैन कौन से खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को क्या कहा जाता है? स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंग। नो ट्रम्प शब्द किस खेल से संबंधित है? नो ट्रम्प शब्द कौन से खेल से संबंधित है? ब्रिज से। वन डे वंडरर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इनका सुनील गावस्कर। डर्बी घुड़दौड़ प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी क्या होती है? डर्बी प्रतियोगिता है घुड़दौड़ की और इस प्रतियोगिता में दौड़ की दूरी कितनी होती है? 1.5 मील। ग्रीन पार्क स्टेडियम किस शहर में है? ग्रीन पार्क है कानपुर में। रिवर्स सैंडविच शब्द किस खेल से संबंधित है? रिवर्स सैंडविच शब्द कौन सा खेल है जिससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। क्यू शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? क्यू शब्द किस खेल में प्रयुक्त किया जाता है? टेनिस में। इंग्लैंड का कौन सा स्टेडियम डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है? इंग्लैंड में कौन सा ऐसा स्टेडियम है जो कि डर्बी घुड़दौड़ से संबंधित है? इप्सम स्टेडियम। इसको उलट के भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इप्सम स्टेडियम का संबंधित है, तो डर्बी घुड़दौड़ से। एशेज के लिए टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच में खेली जाती है? यह है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ था? 5 का। मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था? यह था राज्य विजयनगर। और इस मुक्त किस विवाह को रखा गया था? विधवा का पुनर्विवाह पे उसमें कर नहीं लगता था। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? किस शासक के दरबार में चरक थे? चरक थे कनिष्क के दरबार में। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी किस विभाग की देखभाल करता था? ये था सैनिक विभाग की। त्रिचनापल्ली के घर में क्लाइव ने त्रिवनापल्ली लिखा है यहाँ पे, त्रिचनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? ये थे मोहम्मद अली। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई? ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? इंद्र को। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किस किताब में वर्णित है? कठोपनिषद में। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था?
तक्षशिला का। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलता और उपलब्धियों का वर्णन करती है? चंद्रगुप्त की। कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? जयसिंह। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना जाता है? रजिया सुल्तान की असफलता का कारण क्या सबसे बड़ा माना जाता है? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? कौन सा ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जिसने अपने सिक्के से खलीफा शब्द हटाया था? इसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। पुरंदर के घर में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किस विदेशी यात्री ने भाग लिया था? इसका नाम है मनुची। प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? ये है रज्म नामा नामक पुस्तक में। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? इनका नाम है महात्मा बुद्ध। मृगदाव यानी सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? मृगदाव सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बांकी ने। टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? उसका था भू राजस्व प्रबंधन क्षेत्र में। इब्न बतूता की भारत की यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में हुई थी? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? कौन सा ऐसा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में नहीं है? उसका नाम है जहांगीर। इसका लाहौर पाकिस्तान में है। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब की गई थी? 712 ईस्वी में। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उतबी। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी वातापी। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल व बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी के कौन सा दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी? उसका नाम था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेनकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी। हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? 1/6। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में प्राक सैंधव संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें सबसे पहले शिखर का उदाहरण मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। बौद्ध धर्म की किस संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? बौद्ध धर्म का कौन सा संगीति था जिसमें बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था? चौथी संगीति। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।